डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस अंक में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की जाएगी। बता दें आपको कि इसी संदर्भ में बीते दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि 2 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाराणसी में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में हमारे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसकी तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। कृषि मंत्री जी के साथ हम लोगों ने 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, तो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी बिहार में रहेंगे और बिहार में भव्य कार्यक्रम होगा और एक संदेश भी जाएगा। इसके अलावे भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कई विषय पर हमारी उनसे चर्चा हुई है, खास करके खाद पर, फर्टिलाइज़र के संदर्भ में भी, और फर्टिलाइज़र की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है और ट्रैक भी विलम्ब न हो, समय पर पहुँचे, इस पर भी अभी माननीय मंत्री जी का निर्देश मिला है। और किसानों को पूरी तरह से खाद उपलब्ध रहेगा, खाद की कोई कमी नहीं होगी, ये कहा गया है। और ये बिहार के किसानों के हित में केंद्र की जो सहयोग और सजगता है, इसके लिए हमने धन्यवाद भी दिया। भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चलाई जा रही इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश कोशिश करता है कि अच्छे तरीके से क्रियान्वयन हो। और इस बार भी 2 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा किसान, मेरी उम्मीद है कि इस योजना के भीतर उनके खातों में अगली जो 2 तारीख होगी अगस्त महीने की, वाराणसी के भीतर सेवापुरी ब्लॉक के भीतर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उसके माध्यम से किसान भाइयों के खातों में 2 अगस्त को ये पैसा उनके खातों में पहुंचेगा, जिससे उनको अपने खेती के काम में उनको काफ़ी बड़ी सुविधा होगी। हम प्रदेश के भीतर इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से चलाए जाने के लिए प्रयास इस बात का कर रहे हैं कि 824 विकास खंडों के ऊपर और साथ साथ में जितनी हमारी मंडियां हैं वहाँ और पैक सोसाइटियों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो और बड़ी संख्या में किसान भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संबोधन से वो लाभान्वित हो सकें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों बहनों, क्या कहना है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी का? आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा है उन्होंने। आप सब जानते हैं कि इंडिया ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को मनाया जा रहा है और उसके परिप्रेक्ष्य में आज, क्योंकि आज कार्य दिवस था, तो आज हम सभी ने यहाँ कृषि मंत्रालय में शपथ ली है सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने कि हम लोग अपना ऑर्गन को, जो कि विधि व्यवस्था के अनुसार अगर हम लोग देते हैं तो निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की जो कष्ट में है उसकी जान बचती है। और ये एक बहुत बड़ा दान है। सबसे बड़ा दान इसी को माना जाता है, अंगदान करना। जैसे हम लोग जब ब्लड डोनेशन करते हैं, रक्तदान करते हैं, वो एक बहुत बड़ा दान माना जाता है, उससे भी बड़ा दान अंगदान माना जाता है। तो आज हम लोग ने शपथ ली है कि ये जीवित रहते हुए भी अपने निकट परिवारजनों को हम लोग कुछ टिश्यू या अंगदान कर सकते हैं, जिससे जान बचती है। और मृत्यु के उपरांत भी अगर हम अपना अंगदान देते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति जो कष्ट में हो कहीं भी विश्व में या देश में, उनको ये एक बहुत बड़ी राहत उनके परिवार वालों को मिलती है। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए और लोगों को उसके प्रति प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने आज ये शपथ ली। किसान भाइयों बहनों, आइए नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर।
खरीफ फसलों की जब हम बात करते हैं तो इनके लिए उर्वरकों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी पर निर्भर होता है इनकी बढ़ती हुई पैदावार और साथ ही साथ इनकी गुणवत्ता भी। बता दें आपको कि इनके इस्तेमाल के बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आइए आज बात करते हैं खरीफ फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में और नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। खाद 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। बैगन में रोपाई से पहले करीब 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश और 150 किलो नाइट्रोजन की आधी मात्रा अंतिम जुलाई के समय मिट्टी में मिला दें। बाकी आधी नाइट्रोजन की मात्रा को फूल आने के समय इस्तेमाल करें। इस तरह सही मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने से अच्छी फसल ली जा सकती है। उर्वरकों का उपयोग हमेशा अनुशंसित मात्रा में और सही समय पर करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए जैविक उर्वरकों का उपयोग भी एक अच्छा विकल्प है। अपने क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक और प्रबंधन तकनीकों के बारे में जानने के लिए कृषि विशेषज्ञों से समय समय पर सलाह लेते रहें। प्रत्येक फसल के लिए उर्वरकों की सही मात्रा और समय का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। खरीफ फसलों में जैविक और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल की उपज दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए
250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं और बन गए हैं दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए आइए देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। पहाड़ी पर उगा जामुन का ये बाग विष्णु पोटे की 10 साल की मेहनत का परिणाम है। विष्णु ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता छोटी मोटी नौकरी की तरफ जाता था और दूसरा स्वरोजगार की तरफ। इन्होंने स्वरोजगार को चुना और खेती करने का फैसला किया। सबसे पहले ये छोटी सी पहाड़ी खरीदी और फिर इसे तैयार करके खेती के लायक बनाया। मैंने 2012 में ये टोटल ऐसा एक डोंगर छोटा पहाड़ी खरीदा था और एक पहाड़ी खरीदने के बाद मैंने इसको डेवलप किया और कौन सा प्लांट लगाना ये मैं सोच रहा था। तो मेरे सामने था अंगूर का खेती करूँ या डालिम का करूँ या नहीं का ऐसा और कुछ करूँ, लेकिन मुझे वो नहीं का यूनिक नहीं लग रहा था। फिर मेरे ध्यान में आया क्या मैं यूनिक कुछ करूँ, इसलिए मैंने ये जामुन का खेती के बारे में पढ़ा। आजू बाजू में 2 अलग ज़िले में जाके मैंने थोड़ा सर्च किया कि कैसा जामुन का खेती रहता है। वो जाके मैंने देखा, पूना में जाके देखा, नगर में जाके देखा, श्रीगोंदा में, पाबड़ में जाके देखा और वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो लगाने का सोचा। और इसका जो मदर ट्री है वो कहाँ मिलता है, तो डहानू एरिया में मिलता है। उधर जाके मैंने यहाँ ये जामुन के पेड़ वहाँ से खरीद के लाए, छोटे छोटे पेड़ थे, और यहाँ आके प्लांटेशन किया। ये 2012 की बात है। जमीन तैयार थी मगर उन्हें ये नहीं पता था कि बोना क्या है। किसी ने अंगूर लगाने की सलाह दी तो किसी ने कोई और फल की, लेकिन विष्णु पोटे कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो कोई और न कर रहा हो। यही सोच इन्हें जामुन तक ले गई। जामुन का पेड़ रोपाई के 7 साल बाद फल देना शुरू करता है। इसका मतलब हुआ कि विष्णु पोटे को पहली आमदनी के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना था। खेती क्या, किसी भी कारोबार के लिए ये कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। विष्णु ने दिमाग लगाया और जामुन के साथ सीताफल की भी रोपाई कर दी। एक पेड़ जामुन का, एक सीताफल का। 7 साल बाद जब जामुन के फल आने शुरू हुए, पोटे ने सीताफल के पेड़ निकाल दिए।
अब इनके बाग में सिर्फ जामुन थी। जामुन को आने के लिए 7 ईयर लगता है, 7 साल लगता है, और सीताफल में आने के लिए 2 साल में आ जाता है। इसलिए मैंने एक सीताफल एक जामुन ऐसा प्लांटेशन किया, और शॉर्ट टर्म में सीताफल पे ज़्यादा ध्यान दिया। जामुन को पानी जा रहा था, जामुन हल्के हल्के से बढ़ रहा था। बाद में ये सीताफल का मैंने हार्वेस्टिंग स्टार्ट किया, और 7 साल तक ये सीताफल का हार्वेस्टिंग लिया। और जब जामुन स्टार्ट हुआ, फिर ये सीताफल निकाल दिया, और जामुन का हार्वेस्टिंग आई तो इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। वैज्ञानिकों की सलाह के बाद इनकी उपज में बढ़ोतरी हुई है, पर एक सवाल अभी भी था कि बरसात के दौरान कटे फटे फलों का क्या करें। ऐसे फलों को बाजार में कोई नहीं खरीदता। तब वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रसंस्करण की सलाह दी। केवी के नारंगांव में कांटेक्ट किया और मुझे प्रॉपर गाइडलाइन किया। वहाँ केवी के नारंगांव के सब साइंटिस्ट लोगों ने उनके हिसाब से, और मेरा खुद का थोड़ा सा नॉलेज था, उस हिसाब से मैंने ये आगे जो जामुन है मेरा बढ़ता गया, और अच्छी तरह से मुझे फल आने लगा। लेकिन फल आने के बाद एक जो नंबर क्वालिटी 1 का माल रहता है, मैं मुंबई वाशिम मार्केट में ग्रेडिंग करके भेज देता हूँ। लेकिन फिर मुझे ऐसा दिक्कत आने लगा, क्या 1 नंबर तो सेल हो जाता है, लेकिन जो बारिश के अचानक ये बारिश के समय में आने वाला फ्रूट है, अचानक क्रैकिंग रहता है, ड्रॉपिंग हो जाता है, नहीं क्या, थोड़ा सा फल निकालने के लिए दिन भर में बहुत बारिश हुआ तो हार्वेस्ट नहीं हो सकता। फिर उस फल का मैं क्या करूँ। मैं फिर केवी के नारंगांव में कांटेक्ट किया। वहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट के इंचार्ज है, शेटे मैडम वगैरह जो मैडम लोग हैं, उन्होंने मुझे फिर यहाँ विज़िट किया, और जो फ्रूट है वो आप कैसे बाय प्रोसेस कर सकते हैं, उनका वो जूस निकालने का टोटल प्रोसेस वो केवी के और जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने मुझे वो गाइडलाइन किया। फिर वो जूस मैंने निकालने के बाद लोकल जो मार्केटिंग है, लोकल मैंने उसको मार्केटिंग करके बेच दिया। कृषि विज्ञान केंद्र में बाकायदा मशीनें मौजूद हैं जो जामुन का रस तैयार करती हैं और इन्हें बोतल में भरकर अच्छी तरह से पैकिंग करती है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी जो उनका जामुन फ्रूट उनका हार्वेस्टिंग होने के बाद शाम को वो जामुन फ्रूट यहाँ पे लाते हैं। उनका जो सेकंड ग्रेड का माल रहता है, कभी कभी फर्स्ट ग्रेड का भी लाते हैं। जैसे कि सीज़न के हिसाब से अगर बारिश चालू है तो मार्केट में तो नहीं पहुँचा सकते, तो वो उसका प्रोसेस करते हैं। तो वो जब जामुन यहाँ पे लाते हैं, उसके बाद हम रात को उसको फ्रिज में रखते हैं रात भर, और सुबह उसको अच्छे से धो के उसका पल्पर से पल्पिंग करते हैं। पल्पिंग होने के बाद उसको वैक्यूमाइज केटल में उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको हीटिंग करते हैं। हीटिंग होने के बाद उसको फिल्टर करके वो बॉटल में जूस हम फिलिंग करते हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से
1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। एक ऐसी योजना है जो आपकी खेत की मिट्टी की सेहत की जानकारी आप तक पहुंचाती है। जी हाँ, इसके तहत खेत की मिट्टी की जांच की जाती है, पोषक तत्वों की कमी के बारे में पता चलता है, कैसे उनकी पूर्ति की जा सकती है, इसके बारे में बताया जाता है एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से। अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो आइए आपको बताते हैं किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, कैसे इसको बनवा सकते हैं और कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए।
परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। बता दें, कोई कार्यक्रम के लिए सुझाव है, सवाल है आपके मन में, हम तक पहुंचाइए। कृषि दर्शन ddk@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। पत्र लिखिए हमें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049 हमारा पता है। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जय जवान